लोगों को शादी करने से मना कर देते थे कि यार उनके घर में ऐसा है तो शादी नहीं होगी। कब साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है और कब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो बेसिकली ये विज्ञान ना होकर के मैनिपुलेशन हो गया, बट मानने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? क्योंकि ये कलंक का भाव है, ये गलतफहमी है, मिथ है। हमारे नजरिए पे क्या क्या वो इफेक्ट डाल सकते हैं, किस तरीके से हम कितना दुखी हो सकते हैं, दुखी होने की जो स्ट्रेंथ है या उन्माद है या एंजाइटी है या ओवर थिंकिंग है। हम ये तक पढ़ते हैं कि किसको जो क्रोध आ रहा है उसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है कौन से ट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। बेसिकली बड़ा कंफ्यूजन रहता है साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजी में। तो मैं मूलतः एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। कारण ये है कि ये केवल हमें शारीरिक मानसिक रूप से ही डैमेज नहीं करता, बल्कि हमारी आर्थिक जो समस्याएं हैं उनको भी बढ़ाता है। पागलपन, अब तो शायद WHO ने बोल दिया है कि शायद कैंसर, डायबिटीज, ये सब जो है बीमारियां पीछे छूट जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। और आज 10 सूत्र के स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं। खास इसलिए कि जो इस वक्त पूरी दुनिया की, पूरे देश की बहुत बड़ी, एक पूरे हर समाज की एक बड़ी समस्या हो गई है, उस पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी हैं, जो मध्य प्रदेश का एक जाना माना नाम है, साइकोलॉजिस्ट हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 12 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है जी, अब तो शायद WHO ने बोल दिया है कि शायद कैंसर, डायबिटीज, ये सब जो है बीमारियां पीछे छूट जाएंगी। बोले पागलपन बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसकी वजह से डिप्रेशन बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे समाज को खा रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो पहला कमेंट आपका इस पे मैं चाहूंगा, क्या? निश्चित तौर पर अगर हम WHO की बात करें तो उसने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बड़ी प्रमुखता दी है। कारण ये है कि ये केवल हमें शारीरिक मानसिक रूप से ही डैमेज नहीं करता, बल्कि हमारी आर्थिक जो समस्याएं हैं उनको भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ पूरे देश की उत्पादकता पर इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जो विश्व के कई हिस्से हैं, खासकर अमेरिका हुआ या यूनाइटेड किंगडम हो गया, वो मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। और हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के चीज़ें थोड़ा सा लोगों के मन में जागरूकता कम है, कलंक का भाव है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से सरकारों ने काम किया है वो बहुत प्रशंसा का विषय बना है। तो सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि कोई मानने को तैयार नहीं होता है कि उसको कोई मानसिक दिक्कत है। किसी भी परिवार में ये मानना बहुत मुश्किल होता है, टैबू है समाज में कि नहीं साहब ये कोई पागलपन थोड़ी है, हम कोई पागल थोड़ी है, डॉक्टर पास हम क्यों जाएं। और दूसरी बात ये होती है कि एक दो शब्द होते हैं, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक जी। तो मैं यहाँ से आपसे बहुत बेसिक से शुरू करना चाहूंगा कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। जी, बेसिकली बड़ा कंफ्यूजन रहता है साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजी में। तो मैं मूलतः एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। जो साइकियाट्री होती है वो मेडिसिन की ब्रांच है, जहाँ पर व्यक्ति पहले 5.5-6 साल पूरे शरीर को पढ़ता है और उसके बाद विशेषज्ञता हासिल करता है मन पर, जहां पर हम ये स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ब्रेन में चेंजेस आते हैं, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनमें जो परिवर्तन आ रहा है और वो हमारे व्यवहार को कैसे रेगुलेट कर रहा है। जैसे हम ये तक पढ़ते हैं कि किसको जो क्रोध आ रहा है उसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है कौन से ट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। तो हम इन सब की स्टडीज करते हैं, उसके आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी हम समझते हैं, और समग्र रूप से एक हमें ट्रेनिंग मिलती है कि हम किसी व्यक्ति का होलिस्टिकली ट्रीटमेंट कैसे कर सकें। तो इसकी जो मूल ब्रांच है, मदर ब्रांच है, वो मेडिसिन है। अब बात आती है साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी की। जो मनोविज्ञान है वो मूलतः दर्शन शास्त्र का विषय, फिलॉसफी का विषय है। इसमें ये पढ़ाई की जाती है कि जो सोचने समझने की जो हमारी क्षमता होती है, जो सोचने के तरीके होते हैं, वो हमारे लक्षणों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, हमारे नज़रिए पे क्या क्या वो इफेक्ट डाल सकते हैं, किस तरीके से हम कितना दुखी हो सकते हैं, दुखी होने की जो स्ट्रेंथ है या उन्माद है या एंजाइटी है या ओवर थिंकिंग है। तो ये इसमें व्यवहार पक्ष ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस विषय में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। हालांकि मैं बड़ा क्लियर कट आपको बता दूं कि जो साइकियाट्री की पढ़ाई होती है, जो MBBS के बाद, मेडिसिन के बाद, उसमें भी पूरी साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, और साइकोलॉजी की वेल ट्रेनिंग हमारे पास में भी होती है। तो क्या बोलचाल में हम ऐसा बोल सकते हैं जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो दवाई भी देता है
और साइकोलॉजिस्ट होता है वो दवाई नहीं देता है, आमतौर पर व्यवहार परिवर्तन की कोशिश करता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट क्या कि जो साइकेट्रिस्ट है वो व्यवहार परिवर्तन और दवा का कॉम्बो है, जो कि मेडिसिन की ब्रांच है, तो इसमें मेडिसिन वाला पार्ट हाईलाइटेड ज्यादा रहता है। और दूसरा एक और बात है, आपने बताया कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। बेसिकली एक और बात है कि लोग जानते होते हैं बट मानने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? क्योंकि एक कलंक का भाव है। शुरू से ही समाज में, भारतीय समाज में मानसिक रोगियों को बड़े ही अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था। पहले इलाज नहीं था, गंभीर मानसिक रोग होते थे, जैसे सीजोफ्रेनिया की मैं बात करूं, उसमें व्यक्ति को घर तक से निकाल दिया जाता था क्योंकि प्रोडक्टिव नहीं रहते थे। लोगों को शादी करने से मना कर देते थे कि यार उनके घर में ऐसा है तो शादी नहीं होगी, यार किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी इमेज जो है पूरे परिवार समाज में गड़बड़ हो जाएगी, तो पता होने के बावजूद वो एक्सेप्ट नहीं करते, और कलंक के भाव की वजह से। तो इसके चलते क्या हुआ कि और साथ ही साथ साइकेट्रिक दवाओं के लिए बड़ा भ्रम है कि ये दवाइयाँ पागल कर देती हैं, छूटती नहीं, एक बार शुरू कर दिया तो ऐसे में क्या होता है, एक लूप क्रिएट हो जाता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करें कि हम दवाइयाँ नहीं देते, हम काउंसलिंग के थ्रू ठीक करते हैं। तो बेसिकली ये विज्ञान ना होकर के मैनिपुलेशन हो गया कि मैंने आपको बोला कि यार आपके अंदर असुरक्षा है कि मैं दवा जो है खराब होती है, तो मैंने आपको बोला कि नहीं है, मैं तो काउंसलिंग से ठीक कर दूंगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यहाँ पर समग्र रूप से काम करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि दवाइयाँ किसी को देनी ही है, लेकिन जहां पर जरूरत है वहां देनी ही चाहिए, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट काम करता है। अब एक चीज और बताइए कि परिवार को या जिस व्यक्ति को ये समस्या है किसी भी तरह की साइड में, उसको कब साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और कब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, ये वो कैसे तय करेगा? जी, सबसे पहले तो जो मेरा उनसे कि आप दर्शकों से निष्पक्ष रूप से जो सुझाव है कि आपको जो फर्स्ट विजिट है वो साइकियाट्रिस्ट से करनी चाहिए। अच्छा। उसमें एडवांटेज ये होता है कि आपका जो मेडिकल से रिलेटेड पक्ष है वो भी डॉक्टर का असेसमेंट उसमें हो जाता है। फिर वो डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें दवा के साथ में काउंसलिंग कितना लेना है या जरूरत है या नहीं है, ऐसा करके एक प्लान बनाना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक रूल है कि साइकियाट्रिस्ट के पास में ही जाएं, ये मेरा सुझाव है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास में भी जाएं, कई बार बहुत ही ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी बताते हैं कि नहीं, इसमें दोनों की जरूरत होती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिसके पास में जा रहे हैं उसका दृष्टिकोण कितना समग्र है, कितना खुला हुआ है। और ये जो आपने बात बोली, और ये गलतफहमी है, मिथ है, या मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन ये बात सही है कि लोग ये बोलते हैं कि एक बार आपने दवाइयाँ चालू कर दी तो फिर आपको लंबे समय तक क्या हो सकता है, ताउम्र आपको दवाइयाँ खाना पड़े। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, आपने उसमें कहा कि दवा खाना पड़े, मतलब इसमें एक मजबूरी झलक रही है, जबकि है उल्टा। जो दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं वो आपके जीवन की गुणवत्ता, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रिलेशनशिप को सुधार रही है। कहाँ से? आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को सही करके। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आदत नहीं लग जाती, लत नहीं लग जाती, इसका उल्टा हमें जरूरत होती है। आदत और जरूरत में डिफरेंस है। जैसे हम बीपी की बात करते हैं, हम डायबिटीज की बात करते हैं, मैंने और आपने चश्मा लगा रखा है, तो ये आदत ना होकर के हमारी जरूरत है। स्टिग्मा की वजह से ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना का विषय बनता है, मरीज इसमें अपने से ही दवा छोड़ देता है, बार बार रिलैप्स होता रहता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती रहती है। तो दवाइयों का जो निर्धारण है इस मिथ से निकले। मैंने अभी एक बुक भी लिखी है, ओवर थिंकिंग से आज़ादी। उस पे आते बात जी हाँ, जब उस बुक में मैंने इस चैप्टर का जिक्र किया है कि मनोरोग से जो संबंधित दवाइयां हैं उसको लेकर के भारत में क्या मिथ्स हैं, क्या मिसकंसेप्शन है, उनको दूर करने की कोशिश की है कि आप वैज्ञानिक पद्धति से डॉक्टर की निगरानी में दवाएं शुरू करें, और डॉक्टर की मर्जी से ही आपने दवा को शुरू किया है, उसके डोजेज में जो बदलाव है वो भी डॉक्टर को ही करने दीजिए, क्योंकि वो विज्ञान पर आधारित है, ना कि उसकी फीलिंग पर आधारित है, आपके लक्षणों के पर आधारित है। अच्छा डॉक्टर, एक चीज बताइए, आपको 12 साल करीब प्रैक्टिस करते हुए, अभी आप पिछले 10-12 साल में या पिछले 4-5 साल में, जबकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, आप किस तरह के बदलाव देख रहे हैं और किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं? आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो उसमें किस तरह की आप समस्याएं ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, जो सोशल मीडिया ने हमारे व्यवहार में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, हमारे सोचने समझने के नज़रिए में बहुत ज़्यादा फर्क डाला है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने देखा है प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन।
हम जिंदगी में जो रियल लाइफ है उसमें भी हम इंस्टेंट चाहते हैं, जैसे एक ऐप काम करता है। 2 मिनट में मैगी बन जाए। यस, 2 मिनट में मैगी बन जाए, सेकंड्स में। मैंने आपसे कुछ कहा है तो मैं तुरंत आपका काम हो जाए, मुझे क्यू में खड़ा नहीं होने पड़े, मैं एयरपोर्ट में बोर्डिंग पास के लिए लाइन नहीं लगा पाऊं, मैं इंटरनेट में भी उलझ रहा हूं कि अरे यार ये 4G काम नहीं कर रहा है, 7G की जरूरत है, फट 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 अनरेस्ट। हाँ, अनरेस्ट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो हमें छोटे छोटे किक देता है। ये इसको मैं बिहेवियरल एडिक्शन कहता हूँ, व्यवहारिक नशा। तो जैसे शराब है, एक पैग लिया कि यार हाई में हो गया, वैसे ही यार एक क्लिक करो सारी जानकारी मिल गई, मेरा डोपामिन रश हो गया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने तुरंत काम कर लिया। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी ब्रेन की जो ट्रेनिंग है उसमें ग्रेटिफिकेशन को डिले करने का जो कंपोनेंट है वो अनलर्न हुआ जा रहा है। मुझे हर चीज में आदत लग गई कि काम तुरंत होने चाहिए। तो ये जो हम सड़क पे लड़ाई टंटा देखते हैं कि जरा सा हम ट्रैफिक जाम में, जाम नहीं बोलना चाहिए, जरा सा ट्रैफिक हमारा रुका, हमारी गाड़ी रुकी, हमने बाहर मुंडे निकाली और गाली बकने लगे जैसा, तो ये सब क्या उसी का रिपरकेशन है, उसी का सब रिफ्लेक्शन? सर्टेनली मुझे लगता है कि ये हालांकि बहुआयामी प्रक्रिया है, लेकिन इसका भी रोल है। साथ में आप देखिए कि जो वेब सीरीज है, सोशल मीडिया है, इसमें क्राइम का बड़ा सरलीकरण किया गया है। ग्लैमराइज भी बहुत ज्यादा ग्लैमराइज हो रहा है। आप देखिए कि अभी जो भी मूवीज हिट हो रही हैं उन मूवीज में जो हीरो है वो ग्रे शेड में है। 20-25 साल पहले रोमांस चलता था, हम हाथ ऐसे करते थे, और अब मुझे लग रहा है कि जितनी आसानी से मैंने मर्डर कर दिया, ओहो क्या बात है। तो महिमा मंडन जो हो रहा है वो क्राइम का हो रहा है। आप देखिए कि जितनी भी हिट मूवीज की आप लिस्ट निकालिए, आप देखिए कि उसमें दया, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता पर आधारित मूवीज कौन से टॉप पे चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात और क्राइम पर आधारित मूवीज कौन से चल रहे हैं। आप पुरानी मूवीज देखिए, अब आप उस फ्रेम पर अगर मूवीज बनाएंगे, जानवर अभी बड़ा डिबेट चला जानवर पे। जी हाँ जी, और ये एनिमल मूवी, जी हाँ जी, एनिमल मूवी है या कोई भी क्राइम पर आधारित है। और आप देखिए कि आपने अब इस घटना का जिक्र किया, तो अभी यूएसए की मुझे लगता है कुछ दिन पहले की घटना है, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी के शायद सीईओ को एक व्यक्ति ने मार दिया। लेकिन जो पब्लिक हुई, जो जनमानस है, वो उस बंदे के साथ में खड़ा है कि यार ये लोग तो बेईमानी करते हैं, ऐसा ही करना चाहिए था। तो इंस्टेंट हमें सजा देने की भी टेंडेंसी महिमा मंडित हुई है। अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे उस ऑफिसर का तुरंत कत्ल कर देना है। तो यही चीज रोड में, ये जो बुलडोजर संस्कृति चल रही है हिंदुस्तान में, क्या ये भी इसका कोई अब ये तो देखिए पॉलिटिकल डिबेट का प्रशासनिक विषय है। जी। लेकिन जो मैं आम जनमानस के व्यवहार की बात करी, उसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों का रोल है कि मुझे इंस्टेंट जो है वहां पर चिल्लाना है, गाली बकनी, सजा देना है, क्योंकि मेरा हीरो वही कर रहा है। मेरा हीरो वही कर रहा है। तो जैसे मैंने आपसे फिर पूछा था, फिर उसी सवाल पे आऊंगा मैं कि अभी जो आप समस्याएं देख रहे हैं जी, और आपका रोज कई पेशेंट आते हैं, आप उनको ट्रीट करते हैं, उनमें क्या कॉमन चीज आप देख रहे हैं, और क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि अगर इससे बचा जाए तो आपकी लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ, आपका सब कुछ जो है बहुत बेहतर हो सकता है? जी देखिए, सोशल मीडिया और एआई जो है वो हमारी लाइफ को बहुत बड़ा शेप दे रहे हैं। मुझे एक बाउंड्री क्रिएट करनी होगी कि मुझे उसका उपयोग जो है अपने अपलिफ्टमेंट के लिए करना है, ना कि अपने नाश के लिए। बड़ी क्लियर कट बाउंड्री है कि अगर मेरे को सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन हो रहा है, मैं अपना काम बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, अपनी रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आर्थिक समस्या हो रही है, या मेरा शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बड़ी क्लियर कट लाइन, इसमें कुछ भी बहुत ही ज्यादा गूढ़ नहीं है, बड़ा सामान्य सा है। इन चारों पांचों में अगर आपको बदलाव आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चीजें हमारे ऊपर हावी हो रही हैं। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो जो शराब पीता है उसको मालूम होता है कि शराब से मेरा आर्थिक नुकसान है, समय खराब हो रहा है, परिवार में झंझट खड़ी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उसको लत लग जाती है तो उसको छोड़ नहीं पाता है ना। अब आप टेक्निकली जानते हैं, हम तो इधर उधर पढ़ते रहते हैं कि डोपामाइन रिलीज होता है, एक केमिकल लोचा हो गया है, इस टाइप का हम शब्द पढ़ते रहते हैं। तो सोशल मीडिया के साथ भी तो आखिरकार यही हो रहा है ना, जो शराब के साथ होता है, तो वो छोड़े कैसे? सवाल तो ये है। आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैं इसे व्यवहारिक नशा कह रहा हूँ, बिहेवियरल एडिक्शन है ये भी घटिया क्वालिटी के डोपामीन का हमें रश देता है। तो जो हमारी बॉडी में अच्छा लगने वाली टेंडेंसी है, उसके लिए फूड, सेक्स और अचीवमेंट के सर्किट्स होते हैं। लेकिन एक मिनट, आप बताया फूड, सेक्स और अचीवमेंट जी, ओके, इनको रिप्लेस कर देता है जो घटिया क्वालिटी के रश हैं, जैसे बहुत ही एक्साइटेड कर देने वाली रील्स, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में समय गुजारना, तात्कालिक आपको प्रशंसा मिलना, लाइक्स, कमेंट मिलना, ये बहुत ही घटिया क्वालिटी के डोपामिन रिलीजर्स हैं। जिसको ये प्रॉब्लम ये होती है कि ये हमारे नेचुरल सर्किट को हाईजैक कर लेते हैं।
अब क्या हो रहा है कि अब मैं उन पर ही डिपेंडेंट हो गया हूं, क्योंकि फूड, सेक्स और अचीवमेंट अब मुझे ज्यादा काम के तो क्या इसीलिए यानी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपने आज ये परतें खुल रही है इसकी कि जब हम कोई पोस्ट करते हैं अभी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो फिर बार बार हम देखते हैं पलट के कि कितने लाइक मिले, लोगों ने क्या कमेंट किया, तो क्या ये उसी का जो आप बोल रहे हैं कि जो आप बड़े इसको और साधारण तरीके से समझिए। आप देखिए कि आपने बात करी, वो लाइक एग्जैक्टली कहाँ है बताइए? कहीं एग्जिस्ट कर रहा है आपकी रियल लाइफ में? कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो मुझे डोपामिन रश दे रहा है यार। 4.5 M 400 लाइक्स, और वो भी मैं ना वीडियो डालते ही वायरल हो गया, वो और ज्यादा किक है। तो जब आप मुझसे कहेंगे कि मेरा 5 मिनट में वीडियो वायरल हो जाता है, तो मुझे क्या सुनाई पड़ता है कि यार इनको जबरदस्त किक मिल गई है, अब इनको 3 मिलियन वाला काम नहीं करेगा। मैं आपके लिए चिंतित हो जाता हूँ कि यार अब तो 3 मिलियन वाला काम ही नहीं करेगा, बिकॉज आपने 5 मिलियन का किक ले लिया है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो आप बोलेंगे कुछ, हमें सुनाई कुछ और देता है। चलो, अब आप बता रहे थे कि आप किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं। जी, तो एंजाइटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। एंजाइटी बढ़ी, घबराहट, बेचैनी, और जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ ओवर थिंकिंग, जो हमारे ये पिछले 5-7 साल में सबसे ज्यादा जो प्राइमरी कंप्लेंट आ रही है वो ओवर थिंकिंग। सर मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, मेरे को ओवर थिंकिंग बनी रहती है। और ये जो शब्द है वो ऐसा कहीं से कुछ भी नहीं है कि ये है इंग्लिश शब्द और केवल शहरी लोग बोल रहे हैं। ग्रामीण परिवेश से लेकर के मेट्रो तक लोग यही कंप्लेंट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बढ़ी है। दूसरा, रिश्तों में अनबन बहुत बढ़ी है। तीसरा जो सबसे मुझे लगता है जहरीला है, वो है उन्माद को, एक्साइटमेंट को खुशी का पर्यायवाची मान लिया गया है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक्साइटेड रहने को चेस कर रहा हूं। वो एक्साइटमेंट मुझे मिल रहा है कि यार मैंने देखा कि समाज में ये इस्टेब्लिश हो गया है कि यहाँ घूमना सही है, वैकेशन में जाना सही है, तो मैं वैकेशन को ट्रेस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है समाज कह रहा है कि पैसा बहुत ज्यादा होना सही है, मैं उसको ट्रेस कर रहा हूँ। उसने बताया कि सोशल मीडिया में फलाना आदमी रील से 2 करोड़ कमाता है, मैं भी कमाने में लग गया। तो बहुत सारी चीजें जो है वो हम कॉपी करते जा रहे हैं बिना चेतना का इस्तेमाल किए हुए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें हम एक एक करके बात करते हैं। आपने बोला ओवर थिंकिंग, जी, एक बड़ी समस्या। आपने बुक भी लिखी है, मेरे को लगता है शायद 15 जनवरी के आसपास। जी हाँ जी, ओवर थिंकिंग से आजादी, विन द बैटल ऑफ योर माइंड। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो वो जब बुक आएगी तो हम बुक पे भी बात करेंगे, आपको फिर बुलाएंगे दोबारा स्टूडियो। जी। तो अभी ओवर थिंकिंग को लेके आप और क्या बताना चाहेंगे? और ये एक तो आदमी को कब समझ में आया कि मैं ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस गया हूँ, और फिर उससे बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे? देखिए, ओवर थिंकिंग बड़ा ब्रॉड शब्द है, इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हो सकती हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, मानसिक रोग हो सकते हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, कई बार पुराने ट्रॉमास होते हैं, PTSD है, कई बार एंजाइटी डिसऑर्डर है, कई बार सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है, ये एसोसिएटेड हो सकते हैं। कुछ हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं, वो आर्थिक हो सकती हैं। हमारे सोचने का पैटर्न हो सकता है फॉल्टी हो, या हो सकता है हमारा व्यक्तित्व है उसमें समस्याएं हैं। अब मुझे बचपन से ये सिखाया गया कि जब तक मैं कोई काम बहुत परफेक्ट नहीं करूंगा तब तक मैं प्रशंसा मुझे नहीं मिलेगी। तो अब जब मैं बड़ा होता हूँ, वयस्क होता हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी भी काम में गलती होनी ही नहीं चाहिए, तभी वो सही है। तो ऐसे में मैं किसी चीज का 90% करके भी अनरेस्ट रहता हूँ। अरे यार 10% नहीं हुआ, बताओ वो पिताजी मेरे क्या सोचेंगे, मेरा चाचा क्या सोचेंगे, मेरे टीचर क्या कहेंगे। तो आप देखिए कि छोटे से एक ट्रेनिंग पैटर्न का होल लाइफ आपने क्या दे दिया किसी वयस्क को। अब इस वयस्क से हो सकता है उस वयस्क ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट क्या वाकई में वो आनंद के उस धरातल पर पहुंच सकता है जिसमें उसे होना चाहिए था, या वो जो डिजर्व तो 100% की बात कर रहा है? जी, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर वो 100% है वो अपूर्ण है। क्यों? आप देखिए, जो सरल एग्जांपल हम हंसी मजाक में देख लेते हैं आमतौर पर, आप लोग उस कवरेज भी करते हैं, 99 नंबर आने पर लड़की ने खुद को नुकसान पहुंचाया, घर छोड़कर भागे। बिल्कुल, क्योंकि उसको ये आभास दिलाया गया कि 100 ही सही है। तो हमने क्या कर लिया, इंसान को खुश रहने के जो तरीके थे उन पर डेंट लगा दिया अपनी पेरेंटिंग से। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको थॉट प्रोसेस में उलझा के रखते हैं। ओवर थिंकिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम बहुत सारा सोचने के बावजूद किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते, गोते लगाते रहते हैं विचारों में। अभी हम लोग जब बैठे हुए थे तब आप कुछ बात कर रहे थे ओवर थिंकिंग को लेके, और भी कि दूसरे ढंग से भी ओवर थिंकिंग को देखना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि सोशल मीडिया पे लोग जो बात कर रहे हैं कि आजकल बड़े मोटिवेशनल चीजें देखते हैं, ये थोड़ा बताइए क्या?
जी जी जी, बिल्कुल सही आनंद जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो पूरा का पूरा दिन अपना सुबह से उठने के बाद केवल मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, जबकि धरातल में उनके पास कुछ भी उसका आधार नहीं है। वो उनको लग रहा है कि कोई परेशान है। वो जैसे ही रील आई, रील में बताया गया उन्हें कि जब तुम्हारे दुख चरम पर हो, बस कुछ ही दिन वेट करना, सुख तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। और उसकी ऐसी म्यूजिक जो कि उसे सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से इन्फ्लुएंस कर सके, वैसी मैंने उसमें रील्स अवेलेबल करा रखी हैं। मैंने पूरा, सोशल मीडिया ने पूरा बाजार रच रखा है, म्यूजिक उपलब्ध है वो बनाने के लिए। तो मैं क्या हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर बन गया। और कंटेंट क्रिएशन में मैंने क्या किया, आपकी इनसिक्योरिटी का लाभ ही तो मैं उठा रहा हूँ कि यार आप दुखी लेटे हो, मैं आपके लिए ऐसी मनोहारी चीजें बनाता हूँ। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तुम्हें असीमित क्षमताएं, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। बिना स्किल के मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। और सबसे बड़ी बात है, सब कुछ होते हुए भी, सारे सामर्थ्य होते हुए भी मैं 100% नहीं सही हो सकता। तो वो अपूर्णता को ऐसे वीडियोस पूरा करते हैं। तो मैंने एक शब्द गढ़ा, प्रेरणा मद। प्रेरणा मद। जी जी, प्रेरणा को लेकर के आपको नशा हो गया कि दिन भर आपको एक किक चाहिए कि मैंने फलाने आदमी का सुन लिया। और मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं वो काइंड ऑफ इस चीज को समझते हैं कि ये हमें बोलना है, ये डिमांड है, उसके हिसाब से सारी चीजें रची हुई होती हैं। क्योंकि इससे परेशान लोग भी बहुत सारे हमारे पास आते हैं। तात्कालिक रूप से आपको किक देता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें। पर क्या आपने जो बात बोली, क्या वाकई में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो दिन दिन भर ये करते रहते हैं और रियल लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और ये तो हो गया प्रेरणा से रिलेटेड शब्द, जिसको मैंने फिर इंग्लिश में भी एक टर्म गढ़ा, मोटिव टॉक्सिकेशन, मोटिवेशन से रिलेटेड टॉक्सिकेशन। इंस्टाग्राम में पॉर्न रील्स का भी ऐसा ही स्कोप है। वहां पर पॉर्न्स रील भी देख करके बहुत सारे लोग जो हैं पॉर्न एडिक्शन का शिकार होते हैं। सेकेंडली मास्टरबेटरी गिल्ट होती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आना बड़ा कॉमन है। और बाहर से देखने में चीजें बड़ी समस्या, लगता बड़ी हल्की लगती हैं, लेकिन मनोचिकित्सक के कमरे ऐसी समस्याओं से काफी ज्यादा भरे पड़े हैं। चलिए, तो आपने अब वर्ड की बात कर दी, प्रेरणा मद, ये आप नया शब्द लेके आए हैं। मैं इसी पे आता हूँ, बात करता हूँ जो अब चूंकि नया साल भी आ रहा है, तो इस बार 3 शब्द बड़े चर्चा में है। आपने भी कहीं देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रॉट करके एक शब्द दिया, जी वर्ड ऑफ द ईयर। जबकि कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी है उसने मैनिफेस्ट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर बोला है। और कॉलिंस की जो है उसने ब्रेड शब्द को दिया है। तो ये क्योंकि अब ये पूरा सप्ताह ऐसे निकलने वाला है कि भाई क्या इस बार, क्या आप अपने आप से क्या प्रॉमिस कर रहे हो, है ना, क्या आपका रेजोल्यूशन है। और लोग बड़ी ताकत से बताते हैं कि मैं इस बार हेल्थ को ठीक करूंगा, अपनी इस बार शराब छोड़ दूंगा, मैं रिलेशन ठीक करूंगा, पढ़ाई करूंगा, इसके जो होते हैं। तो मैं ब्रेन रॉट से शुरू करना चाहता हूँ। ये ब्रेन रॉट, इसको थोड़ा समझाइए आप, बतौर साइकियाट्रिस्ट आप कैसे देखते हैं शब्द को? देखिए, ये जो हमारी, हम अपनी भाषा में जिसे एंजाइटी या सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन कहते हैं, तो सोशल मीडिया में कंटेंट की क्वालिटी जो है आपके सोचने समझने की क्षमता को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। जिस क्वालिटी का मैं कंटेंट देख रहा हूँ, अगर मैं किसी राइटर की कोई बुक पढ़ रहा हूँ, मैं विज्ञान की खोज देख रहा हूँ, मुझे उसमें क्या समझना है, अपने जीवन में क्या उतारना है, तो ये आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएगा। जब जो कंटेंट होगा वो हल्की क्वालिटी का होगा, तो निश्चित तौर पर आपके ब्रेन की तार्किक क्षमता को कम करेगा। इसी को उन्होंने नाम दिया ब्रेन रॉट, कि भाई कचरा बना दिया है पूरे ब्रेन, दिमागी सड़न। जी हाँ, दिमागी सड़न कर दिया है कि तार्किक रूप से आप सड़ चुके हैं, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। और आप देखिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मैं आपके इस प्रश्न से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि तीनों ही चीजें, बात यह है कि डिक्शनरी अलग अलग है, बिल्कुल, बट तीनों का संबंध मन से, बिल्कुल 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 बिल्कुल, किसी का अभिव्यक्ति से है। क्योंकि जो कहीं पर भी हम सप्रेस्ड फील ना करें, तो ये जो अभिव्यक्ति को लेकर के बात हुई है, ये भी इस समय पूरे विश्व में मुझे लगता है जोर पकड़ रही है। मैनिफेस्ट की बात। हाँ जी हाँ, लोग अब खुल करके सामने अपनी बातों को व्यक्त करना चाहते हैं, कोई रुकना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है इसलिए ये शब्द बहुत ज्यादा बतौर साइकियाट्रिस्ट आप इसको कैसे मैनिफेस्ट करने का, क्या वाकई में रियल लाइफ में कोई फर्क पड़ता है? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हम लोग इस बात को मानते हैं कि जितनी बात को अगर आप सप्रेस करके रखेंगे, वो किसी ना किसी विभत्स फॉर्म में आपको जीवन के किसी ना किसी रूप में देखने को अवश्य मिलेगी। क्योंकि यहीं से मन के युद्ध की जो है उत्पत्ति होती है। आप देखिए कि आप गीता में भी जाइए तो धरती के पहले साइकियाट्रिस्ट श्री कृष्ण ने क्या किया था, यही किया था। तो हम अंतर्द्वंद से जूझेंगे अगर हम अपने मन की बात नहीं कहेंगे। बस ये है कि हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि मन की बात कहने का तरीका विद्रोह के समानार्थी नहीं होना चाहिए। हम अभिव्यक्ति करें,
सरल, सहज, स्पष्ट भाषा में और उचित प्लेटफॉर्म पर। अदरवाइज वो उन्माद ज्यादा होता है और उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। जो चीजें कहां पर क्या नहीं कहना है, ये भी सीखना एक आर्ट है, विज्ञान है। चलिए बात में आखिरी सवाल करूंगा मैं, फिर नए साल के कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल है कि ये देखने में आता है, और एक बहुत अच्छा सर्वे हुआ था, पता नहीं आपने कभी देख पाया नहीं देख पाया उसको, कि जो जिम वगैरह होते हैं जी जी, वहां पे जनवरी में सबसे ज्यादा मेंबरशिप ली जाती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन 15 जनवरी आते आते और 1 फरवरी आते आते वो जो मेंबर रहती है मेंबरशिप, वो बिल्कुल 25% 20% पर रह जाती है। तो ये क्या है कि हम मन से संकल्प नहीं ले पाते हैं, और हम जो संकल्प लें उसको पूरा कर सके, इसमें आपकी क्या एडवाइस रहेगी? लगभग 2-3 साल पहले मैंने इस विषय पर एक आर्टिकल लिखा था, अच्छा खासा लंबा चौड़ा, कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देखिए कि आपने बात करी कि कठिन संकल्प से, बेसिकली उसमें संकल्प है ही नहीं। अच्छा, वो तो समाज ने एक एस्टेब्लिशमेंट किया है कि न्यू ईयर में मुझे कुछ शुरू करना चाहिए, ये समाज सही मानता है, तो मैंने भी मान लिया। उसका कोई चेतना के स्तर पर इसका कोई लेना देना नहीं। तो मैंने क्या किया कि मेरे पड़ोसी को मैंने पिछले साल देखा था कि यार उसने बॉडी बनानी शुरू कर दी। इस बार मेरे दिमाग में तो चूक गया, अभी कहूंगा तो यार हो सकता है नकल जैसा लगे, अगले साल मैं भी यही शुरू कर दूंगा। तो वो मेरे चेतना के स्तर पर है ही नहीं, क्योंकि वो तो मैं अपने लिए कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ कि यार इसने भी रेजोल्यूशन लिया है, आज से तो यार ये दौड़ना शुरू कर रहा है, और सभी चीजें इसमें। फिर साथ ही साथ फिटनेस का मार्केट भी हो जाता है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो एआई आपको फिर इंस्टाग्राम में रील दिखाएगा कि फलाने आदमी ने 6 महीने में इतनी बॉडी बनाई और मुझे आपका वे प्रोटीन का पाउडर बेचना है। जब आप आएंगे तो मैं कान में आपके कहूंगा, भाई साहब प्रोटीन का पाउडर ले लीजिए। ये पूरी चेन है जी, पूरी चेन है। तो ये मुझे लगता है कि अगर वाकई में जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, ये उससे भी ज्यादा है कि अगर आप चेतना के स्तर पर काम करेंगे, अपनी तार्किक क्षमता पे, बौद्धिक क्षमता पे, तो हर दिन न्यू ईयर है। तो हमें किसी भी चीज को करना है तो अपने लिए करना है, उसके उद्देश्य, उसके ड्यूरेशन पूरे होने चाहिए। यूजुअली उन्माद में शुरू की हुई चीजें ज्यादा लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। बहुत अच्छी बात बोली। तो डॉक्टर त्रिवेदी को आपने सुना और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, आखिरी में बहुत ही अच्छी बात रही उनसे। लेकिन जो उन्होंने बोला कि अब जो नया साल आने वाला है, तो ऐसे वैसे कोई उन्माद में आके कोई संकल्प नहीं लेना है। चेतना के स्तर पर अगर कन्विक्शन है आप में और आप अपने लिए वो काम करना चाहते हैं, दिखावे के लिए नहीं करना चाहते हैं, अपनी पत्नी को दिखाना, बच्चों को दिखाना, अड़ोसी पड़ोसी को दिखाना, दोस्तों को दिखाना, कुलीग को दिखाना, तो उसके लिए तब आप ये काम करें, वरना हर दिन नया साल है। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम आपसे मिलते रहेंगे, लगातार बातचीत करेंगे। और आपकी नई बुक आ रही है जी, तो 15 जनवरी के आसपास आपसे फिर मुलाकात होगी। जी जी, थैंक यू। और 10 सूत्र को धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। बहुत शुक्रिया जी।